जॉस द बॉस, जी हाँ, जॉस द बॉस आज उन्होंने एक तरफ़ा मैच जिता दिया है, मतलब सिंगल हैंडेडली। मतलब अगर 200 रन का टारगेट है और जॉस द बॉस ने 97 बनाया है 204 रन के टारगेट में। अगर 97 जॉस द बॉस नहीं बना तो ऑलमोस्ट आधा स्कोर उन्होंने ही करके दिल्ली के जीत का सपना कुछ कहीं ना कहीं चूर कर दिया है गुजरात के स्टेडियम में। और कहीं ना कहीं मतलब कि एक तरफ़ा उन्होंने दिखाया कि क्यों वो आईपीएल इतने सालों से खेल रहे, तो उनका इतना एक्सपीरियंस है और क्यों वो इतने खतरनाक बल्लेबाज है। और कहीं न कहीं उनकी पुरानी टीम राजस्थान को उनकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही, क्योंकि आज फिर से उन्होंने अब लगातार दूसरे मैचेस में कंफर्टेबल जीतने वाली गेम को उन्होंने बॉटल किया है। कंफर्टेबल एक टाइम पे लग रहा था जब वो जीतेंगे, वो हार गए हैं। दूसरी तरफ उनके पूर्व खिलाड़ी जॉस द बॉस ने चेज़ करते हुए एक तरफ़ा इस मैच को जिता दिया है। तो कहीं न कहीं आज जॉस बटलर और उनके फैन्स के लिए बहुत अच्छा दिन था। गुजरात और उनके फैन्स के लिए बहुत अच्छा दिन था और कहीं न कहीं लखनऊ के फैन्स के लिए बहुत अच्छा दिन था। और राजस्थान के फैंस तो इस मैच से ज़्यादा कुछ ले नहीं सकते। तो आज के हम दोनों मैचों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने दोपहर शाम वाले मैच की। तो शाम का मैच था बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस और शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और चेज़ करने में वो टीम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते जा रही है। शुभमन गिल में कहीं ना कहीं हमें नया चेज़ मास्टर दिख रहा है, पर हालांकि वो विराट कोहली से अभी कंपेयर करना बहुत ज़्यादा अर्ली होगा। हालांकि वो आज खुद रन आउट हो गए शुभमन गिल, पर वो बैक करते अपनी टीम पे, अपने गेंदबाजों पे। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही कहीं न कहीं दिख रहा था कि वो अपने टीम को बैक कर रहे हैं। और रबाडा का अभी तक कुछ पता आता नहीं है कि वो कब आएँगे कब नहीं। और दिल्ली ने भी जेफ मगर को आज बाहर का रास्ता दिखाया कहीं न कहीं, और ये आईपीएल उनके लिए अच्छा जा भी नहीं रहा है। और मैकगर अगर बाहर बैठे हुए थे इस गेम में। और कि बेसिकली उन्होंने फैफ डु प्लेसिस को भी अवेलेबल नहीं किया, तो दोनों 2 फॉरेनर प्लेयर के साथ ही खेल रहे थे। हालाँकि उन्होंने बाद में परेरा को उतारा डीसी ने, पर इट्स टू लेट, तब तक हो चुका था। ओपनिंग करने आते हैं अभिषेक पोराल और करुण नायर, और कहीं न कहीं अभिषेक पोराल की बहुत तेज़ शुरुआत करने की कोशिश रहती है, लेकिन अरशद खान उनका विकेट चटका देते हैं। कहीं न कहीं अरशद खान में एक कला मुझे दिखती हुई कि उनका लक उनके इतने फ़ेवर में है कि अगर वो अच्छे बॉल नहीं डालते तब भी वो एक बड़ा विकेट ले जाते हैं, चाहे वो विराट कोहली का हो, चाहे आज के गेम में अभिषेक पोरेल का हो, क्योंकि वो अभिषेक पोरेल लग रहे थे घातक। उसके बाद फिर अभिषेक पुरेल आउट होने के बाद केएल राहुल आते हैं, और केएल राहुल कहीं न कहीं बहुत एग्रेसिव स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव स्टार्ट करते हैं। 14 गेंदों पर 28 बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। और मैं कहना चाहूँगा अगर कोई 2 बॉलर इस आईपीएल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं तो वो है पहले प्रसिद्ध कृष्णा और दूसरा आवेश खान। खैर आवेश खान पहले से बहुत अच्छे बॉलर थे, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रहते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की। बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आज की गेंद देखो, आज की गेम तो ऐसा था कि गुजरात का पिच हमें पता ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पिच बैट्समैन को फेवर करता है। तो भले उन्होंने रन खाया, पर उनकी विकेट देखो आप, उन्होंने किसकी किसकी विकेट ली है। चाहे वो फिर वो केएल राहुल का, चाहे फिर वो 2 लगातार विकेट लेना विपराज का और अक्षर का। कहीं न कहीं वो उस विकेटों ने ही कहीं न कहीं बहुत हद तक 10-15 रनों का डिफरेंस डाल दिया, वरना शायद 220-225 चेस करने को हमें देख सकते थे हम कहीं न कहीं, है ना? चाहे वो करुण नायर का देखो, चारों उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट लिया, चाहे केएल राहुल हो, करुण नायर हो, अक्षर पटेल हो, विपराज निगम हो, क्योंकि विपराज निगम भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, वो भी बड़े हिट लगाना जानते हैं। तो कहीं न कहीं प्रसिद्ध कृष्णा की जितनी तारीफ होनी चाहिए उतना कम है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू आशीष नेहरा भाई, उन्होंने क्या इन बॉलरों को इन्हें और मोहम्मद सिराज को मतलब ये बदल के रख दिया, और अरशद खान को बहुत अच्छे तरह से डेवलप कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर कहीं न कहीं केएल राहुल के आउट होने के बाद अक्षर पटेल और करुण नायर भी थोड़े तेज़ी से खेलने की कोशिश करते हैं, पर करुण नायर का भी विकेट गिर जाता है। लेकिन फिर काफ़ी अच्छे हद तक 73 पर 2 था पावर प्ले के बाद डीसी का स्कोर। कहीं न कहीं पावर प्ले तो दिल्ली ही जीती है दोनों के ये में। लेकिन फिर 10 ओवर तक आते विकेट जब करुण नायर की भी गिरती तो वो थोड़ा क्रिस्टन स्टब्स और ये समय लेते हैं। क्रिस्टन स्टब्स का हालांकि एक कैच भी छूटता है, पर वो ज़्यादा कुछ इफेक्ट डाल नहीं पाते, क्योंकि अगली 2 गेंद पे वो आउट हो जाते, 2 या 3 गेंद था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो आउट हो जाते क्रिस्टन स्टब्स। फिर अक्षर पटेल, मैंने जैसे पहले बताया, प्रसिद्ध कृष्णा, आशुतोष की एक अच्छी कैमियो थी। आशुतोष ने थोड़े तेज़ी से रन बनाए, पर प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं और उन्होंने एक ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट ले लिया, और कहीं ना कहीं हैट्रिक पे थे, पर परेरा वो बॉल खेल जाते। और वो जो विपराज निगम का कैच जॉस बटलर में पकड़ा, एक्सीलेंट कैच, मेरे हिसाब से अभी तक का बेस्ट कैच ऑफ द सीज़न है। उसके बाद फिर आशुतोष भी फिनिश करने की कोशिश करते हैं, लास्ट ओवर साई किशोर का रहता है, उनकी गेंद पर वो कैच थमा बैठते हैं सीधा।
स्ट्रेट बाउंड्री के पास। कहीं ना कहीं ये गुजरात की अच्छी थिंकिंग थी, पर आप कहीं ना कहीं अपने मेन स्पिनर को 20 ओवर तक आपने बॉलिंग ही नहीं कराई, लास्ट का ओवर दिया, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया। पर साई किशोर ने जाते जाते अपना काम कर दिया, उन्होंने विकेट लेके ही वो माने, क्योंकि वो विकेट टेकिंग स्पिनर बन गया है गुजरात के, वन ऑफ मेन बॉलर, अगर इफ़ नॉट मेन तो वन ऑफ द मेन बॉलर वो ज़रूर है। और गर्मी से बहुत ज़्यादा प्लेयर परेशान थे, ईशांत शर्मा को भी फटीक उटीक आ गया, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। सेकेंड इनिंग होता है, सेकेंड इनिंग में चेस करना रहता है, सुमन गिल का एक अनफॉर्चुनेट स्टार्टिंग में ही करुण नायर रन आउट करा देते हैं। उसके बाद फिर साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने पावर प्ले को बहुत अच्छा खेला, 60 के आसपास, 60 या 70 के बीच में उनका स्कोर रहता है एक विकेट के नुकसान पर, लेकिन साई सुदर्शन भी फिर उसके बाद अपना विकेट थमा बैठते हैं। 10 ओवर के बाद इनका स्कोर 100 से नीचे था, पर उन्होंने विकेट नहीं खोया था, और उसके बाद रदरफर्ड और जॉस द बॉस मैच एकदम एक तरफा अपनी टीम को जिता कर ले गया। मतलब जॉस बटलर ने तो मिचेल स्टार्क को जो 5 चौके मारे हैं, वो 15वां ओवर वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था। एक टाइम पे लग रहा था कि अगर यहाँ पे डीसी को 1-2 विकेट और मिल जाए तो ये इस मैच में कम बैक कर लेंगे, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने यही किया था, राजस्थान को एंड पे लेके गया और एंड पे उन्होंने विकेट गिराई और कहीं ना कहीं मैच पलट दिए सुपर ओवर में। तो कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीद थी, पर जॉस बटलर इसीलिए उन्हें इतना एक्सपीरियंस कहा जाता है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर कहा जाता है, इतना घातक प्लेयर कहा जाता है। मतलब ही वॉज द वन जो कि ऑलमोस्ट आए थे विराट कोहली के इतने क्लोज, वो अनबिलीवेबल रिकॉर्ड तोड़ने के, पर वो तोड़ नहीं पाए। 3 सेंचुरी वो राजस्थान की जर्सी में आया था। कहीं ना कहीं राजस्थान को आज बहुत रिग्रेट होता होगा कि हमने क्यों जॉस बटलर जैसे महान खिलाड़ी को जाने दिया। इतना एग्रेसिव बंदा जो आपको ऑलमोस्ट 145 से 160 के स्ट्राइक रेट के बीच में 400 से 500 रन देता है एक आईपीएल के सीज़न में, तो वो ऐसा प्लेयर को रिप्लेस करना इज़ इम्पॉसिबल। और कहीं ना कहीं वो 15वां ओवर कहीं ना डिसाइडेड था, मैच ले गए एक तरफ, लेकिन फिर रदरफोर्ड भी आउट होते तो लगता है एक टाइम पे गेम फंस गया। पर राहुल तिवतिया जो कि बहुत ही तगड़े फिनिशर है, जो कि जो राजस्थान में थे तो वो बहुत तगड़े फिनिशर थे, उसके बाद फिर गुजरात में आए तो वो बहुत तगड़े, उन्होंने देखो रिंकू सिंह ने भी यश दयाल को 5 छक्के मारे, और राहुल तिवतिया ने कॉटरल को शायद पंजाब के खिलाफ 5 छक्के मारे थे। पर किसी किसी की पीआर बहुत कमज़ोर होती है, मेरा ये मानना है। तो राहुल तिवतिया के साथ वही हुआ, बाकी वो बहुत अच्छे फिनिशर हो सकते थे मेरे ख्याल से, बहुत अंडररेटेड प्लेयर है वो। वो बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने लगाया, ख़त्म किया मैच को, और कहीं ना कहीं कंफर्टेबल विन गुजरात की। 2 टेबल टॉपर्स के बीच में लड़ाई थी, और इस लड़ाई को गुजरात ने जीत के किया है कि हाँ वो इस बार सीरियस कंटेंडर है। वो हर साल कंसिस्टेंट रहते हैं, पिछले साल को एक हटा दे तो ये उनका चौथा सीज़न है, और अगर चौथे में 4 में आप 3 सीज़न सेमीफाइनल के लिए जा रहे हो, 2 बार आपने फाइनल किया और अभी अब सेमीफाइनल के लिए एग्रेसर हो, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम में कंसिस्टेंसी की कुछ बात है। आशीष नेहरा को सलाम करने का एकदम दिल करता है, जैसे उनके अंडर बॉलर डेवलप हो रहे हैं। और हम बात करते हैं शाम के मैच की, तो शाम का मैच था बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट, और कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करता है। मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती होगी, बल्लेबाजी का पहले फैसला करते हैं। और आज के मैच में एक इतिहास रचा गया है, वैभव सूर्यवंशी, जी हाँ, 14 साल 23 दिनों में उन्होंने यंगेस्ट प्लेयर का मतलब रिकॉर्ड अपने नाम के, जो जिन्होंने आईपीएल में अपना डेब्यू किया है, क्योंकि संजू सैमसंग आज अवेलेबल नहीं थे तो इम्पैक्ट सब के रूप में आए थे। वैभव सूर्यवंशी 14 साल 23 दिन में मैं 8th क्लास में हुआ करता था। कहीं ना कहीं ये वो इनका जन्म उस साल में हुआ था जब सीएसके चैंपियन पहली बार बनी थी, या शायद सीएसके चैंपियन बन चुकी थी उसके बाद इनका जन्म हुआ था। तो बाप रे बाप, सोच के भी मतलब दिमाग फट जाता है कि आईपीएल ऐसा नहीं कि हम फुटबॉल लीग की तरह 100 साल 150 साल चल रहा है। आईपीएल को भी 18 साल हुआ है, आईपीएल इसी साल अडल्ट हुआ है। सोचो कि आप वो 14 साल 23 दिन का बच्चा, मतलब आप कहीं ना कहीं सोचो कि आज 22 मार्च को हमारा आईपीएल शुरू हुआ है, उसके जस्ट पहले इन्होंने अपना 14वां बर्थडे मनाया है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेसिव, मेरे को नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड टूटेगा अगले 25-30 साल तक, तो मेरे को नहीं लगता ये टूटना बहुत ज़्यादा है। और उनको देख के लग भी नहीं रहा था कि वो कहीं ना कहीं कि वो इतने मतलब यंग प्लेयर लग रहे थे, जिस तरह के वो शॉट मार रहे थे, मतलब अपना करियर आईपीएल का ये डेब्यू हमेशा याद रखा जाएगा। डेब्यू की पहली गेंद पे छक्का, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। पहले हम आते हैं लखनऊ की बैटिंग और राजस्थान की बॉलिंग में। तो कहीं ना कहीं आज मैं कहीं ना कहीं एक राजस्थान के डिसीजन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ कि उन्होंने संदीप शर्मा को पावर प्ले में गेंदबाजी दी, और उन्होंने संदीप शर्मा ने भी दिखाया कि क्यों वो भाई पावर प्ले के इतने अच्छे गेंदबाज है, क्योंकि उनके नाम आईपीएल में 3रे नंबर पे आते हैं वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर में पावर प्ले में, आफ्टर भुवनेश्वर एंड ट्रेंट बोल्ट। जी हाँ, जिनकी गेंद लहराती है और इनकी भी गेंद बहुत ज़्यादा लहराती है। तो आज उन्होंने विकेट लेके दिखाया है भाई। और जोफ्रा आर्चर 3 गेम के बाद जो उन्होंने कमबैक किया है, इम्प्रेसिव। सिर्फ एक चीज़ कहा जाता है, इम्प्रेसिव उनके लिए।
मतलब मज़ा आ गया। जोफ्रा आर्चर ने सबसे पहले लिया आपका शॉन मार्श का विकेट, और उसके बाद फिर पूरन का विकेट लेने में सफल हुए संदीप शर्मा, एलबीडब्ल्यू करा दिया। हालांकि पूरन ने रिव्यू लिया पर वो रिव्यू का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद ऋषभ पंत उनका ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है और वो आउट हो जाते हैं, हसरंगा के शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उन पर हाई प्राइस टैग का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस टैग का, और सबसे महंगे प्लेयर का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, तो प्रेशर कहीं ना कहीं उन पर साफ झलक रहा है। फिर माकरम और आयुष बडोनी की भी तारीफ़ करो, कितना कम है, मिडिल ऑर्डर में उन्होंने संभाला, एक 50 बनाया, बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि कम पड़ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर माकरम भी आउट हो जाते हैं और आयुष बडोनी भी आउट हो जाते हैं। पर लास्ट के ओवर में अब्दुल समद नाम का एक तूफान आया, 27 रन उन्होंने मारे संदीप शर्मा को, और कहीं ना कहीं जो लग रहा था कि 150 55 तक 60 तक मैक्सिमम ये टीम रुक जाएगी, 60 से ऊपर नहीं जाएगी, उसको उन्होंने 180 तक ले गए 27 रन मार के। भाई कमाल कर दिया एकदम अब्दुल समद ने, और दिखाया कि लखनऊ की मैनेजमेंट में अगर उन पर भरोसा जताया तो वो भरोसा को रिपे कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। डेथ में एकदम एक अब्दुल समद नाम का स्ट्रोम आया और वो ले गए संदीप शर्मा को उड़ा के। उसके बाद फिर आती है बैटिंग, और वैभव सूर्यवंशी का मैंने आपको बताया पहली गेंद डेब्यू पे भाई इतना, मतलब राहुल द्रविड़ सर को कहीं ना कहीं वो हंस रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास दिखाता है, और बहुत अच्छी स्टार्ट की उन्होंने। और सबसे पहला विकेट भी वैभव सूर्यवंशी का गिरता, हालांकि तब तक वो 2 या 3 छक्के मार चुके थे, और माकरम की गेंद पे वो स्टंप आउट हो जाते हैं। और माकरम के लिए ख़राब लग रहा है कि उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की, फिर विकेट भी दिलाया क्योंकि ये फेल थे। उसके बाद फिर नीतीश राणा भी आउट हो जाते हैं तुरंत, और आवेश खान का शिकार हो जाते हैं। और आवेश खान व्हाट अंडररेटेड बॉलर मैन, मतलब इतना सटीक यॉर्कर, इतनी परफेक्ट गेंदबाजी डेथ में, मतलब बहुत कम ऐसे गेंदबाज है जो इतनी सटीक यॉर्कर फेंक पाते हैं डेथ में। और कहीं ना कहीं 2 बार उन्होंने, मतलब जितनी भी तारीफ़ कर दो, वो पहले नीतीश राणा का विकेट लेते हैं, फिर उसके बाद वो जायसवाल को बोल्ड कर देते हैं एकदम परफेक्ट यॉर्कर डाल के, फिर रियान पराग को एलबीडब्ल्यू कर लेते हैं। मतलब क्या, व्हाट अ बॉलर यू आर, व्हाट अ बॉलर यू आर। मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। नीतीश राणा का विकेट लेते हैं शार्दुल ठाकुर, और वो कैच पकड़ते हैं आवेश खान, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई, मेरे को भी ध्यान में आ गया। 3 विकेट लेकिन फिर भी लेते हैं आवेश खान, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव गेंदबाजी डेथ में उन्होंने खा गए, मतलब जहीर खान के अंडर। मैंने कहा ना, एक वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा थे पहले मैच में जो कि आशीष नेहरा के अंडर, और यहाँ पे जहीर खान के अंडर। जब आपके मेंटोर ही इतने ग्रेट हो, जिन्होंने इंडिया को इतने मैचेस जिताए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका तो, मतलब आपको तो एक्सपीरियंस उसका फ़ायदा मिलेगा ही। और आवेश खान की डेथ गेंदबाजी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। कहीं ना कहीं एक टाइम पे लग रहा था जब रियान पराग और यशस्वी जायसवाल जब चेस करते, यशस्वी जायसवाल का ये शायद चौथा या पाँचवा 50 है, इसने चौथा 50 है आईपीएल में, और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मतलब हाई करके रखी हुई है ना जायसवाल ने कि 450 मार दिए भाई 8 गेम, मतलब हर दूसरे मैच में वो 50 मार रहे, फिर भी लग रहा है कि उनका ख़राब सीज़न जा रहा है। नहीं भाई, उनका बस सीज़न वो बैक पे आ गया, 2 गेम में बैक टू बैक 50 मार दी, तो जायसवाल फॉर्म में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक टाइम पे लग रहा था कि कंफर्टेबल चेज हो जाएगा। मतलब आप सोचो ना कि मतलब आप कैसे ये कर सकते हो कि 23 गेंद में 29 रन चाहिए जायसवाल, और ये आपके रियान पराग क्रीज पे, और आप कैसे कह सकते हो हारोगे। लेकिन फिर आवेश खान हैपेंड, उन्होंने 2 विकेट लिए और गेम कहीं ना कहीं पलट दिया लास्ट ओवर में। मतलब लास्ट ओवर का प्रेशर फिर राजस्थान पे आया, 9 रन चाहिए थे, नहीं चेज हो पाए। शिमरन हेटमायर का एक विकेट गिरा, मेरे को समझ गया गेम डन एंड डस्टेड है। शुभम दुबे का हालांकि क्या छूटा, लेकिन एक बॉल में 6 रन नहीं 4 रन चाहिए थे, शुभम दुबे नहीं बना पाए। कितना प्रेशर डालोगे, बहुत मुश्किल था। तो ये था आज का दोनों मैच का समरी, बहुत मज़ा आ गया। कहीं ना कहीं दोनों आवेश खान की गेंदबाजी और उधर पे जॉस बटलर की बल्लेबाजी, और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था आज का एक क्रिकेट फैंस के लिए, कहीं ना कहीं मज़ा आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं आज के मैचों की। तो आज है डबल हेडर, सबसे पहले है पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी, और ये होने वाला है उनके घर, पंजाब के घर में। तो कहीं ना कहीं पंजाब इज़ फेवरेट इस मैच को लेके। मेरे को खुद पहली बार आरसीबी की बैटिंग पर डाउट लगा, लेकिन फिर वो मैं कह रहा हूँ वो चिन्ना स्वामी था, बैटिंग को बैक करनी चाहिए हमें। और होप रजत पाटीदार टॉस जीत ही नहीं रहे हैं, तो होप कि वो टॉस जीते, और अगर वो टॉस जीतते तो पहले मेरे ख्याल से आरसीबी को चेज़ करना चाहिए, क्योंकि चेज़ ही बेस्ट ऑप्शन है आरसीबी के लिए। इस करंटली वे को देख के लग रहा है चेज़ करे तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, और यही होगा। और पंजाब अगर टॉस जीतती है तो कहीं ना कहीं आरसीबी प्रेशर में होगी, क्योंकि वो हार के आ रहे हैं पंजाब से। ये गेम कल ही हुआ था, ये गेम परसों हुआ था ये गेम, और अब आज है, तो देखते हैं अब क्या होता है।
तो और बात करते हैं सेकंड मैच की, तो सेकंड मैच है एल क्लासिको। तो एल क्लासिको है भाई, आईपीएल का एल क्लासिको। ऐसे तो रियल मैड्रिड बार्सिलोना का एल क्लासिको होता है, पर ये आईपीएल का एल क्लासिको है। 5 टाइम चैंपियंस मुंबई इंडियंस वर्सेस 5 टाइम चैंपियंस सीएसके। हालांकि एमआई का पल्ला भारी रहता है क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े मैचों में मुंबई को हराया है। तो इस मैच में मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर वही पिच में मैच हो रहा है जिसमें इससे पहले मुंबई ने मैच जीता था, टॉस जीत के हार्दिक पांड्या को बैटिंग करनी चाहिए। क्योंकि भाई सीएसके का रिकॉर्ड है पिछले गेम, हालांकि उन्होंने चेज में जीता है पर अभी भी 180 के ऊपर चेज नहीं हुआ है। तो चेज करने पे डाले सीएसके को तो मज़ा है, क्योंकि एमएचडी की कप्तानी में देखते हैं टीम फिर से वो बैक टू ओल्ड सीएसके आई है या फिर वही सीएसके बस एक दो गेम का हवा था। तो देखते क्या होता है आज। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।